हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे, एक्यूरेसी प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर्स इन मेजरमेंट। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एक्यूरेसी प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर्स इन मेजरमेंट। तो देखो, जब भी हम अगर किसकी बात करें, एक्सपेरिमेंटल साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें, तो एक्सपेरिमेंटल साइंस और टेक्नोलॉजी का जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन क्या है? मेजरमेंट। बिना कि मेजरमेंट के हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं कर सकते। अब जब हम किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेज़र कर रहे हैं, अगर उसका मास मेज़र कर रहे हैं, वॉल्यूम मेज़र कर रहे हैं, अगर हमने कोई भी मेज़रमेंट किया तो उस मेज़रमेंट में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है कि हमने मेज़रमेंट किया तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि वो मेज़रमेंट 100% एक्यूरेट नहीं है, उसमें हमने कुछ ना कुछ गलती की है। तो वो मेज़रमेंट में जो अनसर्टेनिटी है, उस अनसर्टेनिटी को ही हम क्या कहते हैं? एरर। उस अनसर्टेनिटी को ही हम क्या कहते हैं? एरर। कि अगर हमने कोई भी मेज़रमेंट किया तो कभी भी कोई भी मेज़रमेंट 100% सही नहीं रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी। इस अनसर्टेनिटी इन मेज़रमेंट को ही हमने क्या कहा है? एरर। अब अगर कोई भी हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है तो उस मेजर्ड वैल्यू में एरर रहेगी ही रहेगी। अब इसमें हमें दो टर्म्स का डेफिनेशन देनी है, एक तो है हमारी एक्यूरेसी और दूसरी टर्म जो है वो है प्रिसीजन। कि प्रिसीजन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होती है। तो सपोज़ करो ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड की लेंथ है, हमने कंसिडर कर लिया 3.658 सेंटीमीटर। मैंने कंसिडर कर लिया ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड की लेंथ कितनी है? 3.658 सेंटीमीटर। अब इसको मैंने दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया, कि दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स ले लिए और दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से इसको मैंने मेज़र किया। तो जब एक इंस्ट्रूमेंट से मैंने इसे मेज़र किया तो इस बोर्ड की लेंथ आई 3.5 सेंटीमीटर। एक बोर्ड से मैंने इसे मेज़र किया तो इस बोर्ड की लेंथ कितनी आई? 3.5 सेंटीमीटर। फिर मैंने एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट से इस बोर्ड को फिर से मेज़र किया तो इस बोर्ड की लेंथ आई 3.38 सेंटीमीटर। दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट थे, दोनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मैंने मेज़र किया। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया तो इसकी लेंथ कितनी आई? 3.5 सेंटीमीटर। सेकंड इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया तो 3.38 सेंटीमीटर। बट एक्चुअल लेंथ को हम यहाँ क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू। जो उसकी ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू कितनी है? 3.658 सेंटीमीटर। तो देखो, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ये हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन है। इन दोनों ऑब्जर्वेशन में से कौन सी वैल्यू ट्रू वैल्यू के ज़्यादा पास में है? देखो, ये जो 3.5 है, 3.5 का ही मतलब होता है 500। पॉइंट के बाद कितने भी ज़ीरो लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस 5 के बाद में 1 ज़ीरो लगाओ, 2 ज़ीरो लगाओ, 3 ज़ीरो लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3.5 लिखूँ या 3.50 लिखूँ या 3.500 लिखूँ, बात एक ही है। तो इसकी वैल्यू 3.658 ट्रू वैल्यू, बोर्ड की लेंथ, और एक ऑब्जेक्ट से मेज़र किया तो 3.500 आया और ये 3.380 आया। ठीक है, तो ये ज़ीरो नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, ये ज़ीरो नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। तो ये 3.6 अप्रोक्सीमेट 3.6 है और ये 3.5 और ये 3.3 अप्रोक्सीमेट 3.3 है। तो इन दोनों में से ज़्यादा ट्रू वैल्यू के ज़्यादा पास कौन सी वैल्यू है? ये वाली वैल्यू। ये वाली वैल्यू ट्रू वैल्यू के ज़्यादा पास है। तो ये वैल्यू ट्रू वैल्यू के ज़्यादा पास है, तो हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू है ये मोर एक्यूरेट वैल्यू है। कि अगर कोई भी वैल्यू ट्रू वैल्यू के जितनी ज़्यादा पास रहेगी, उस वैल्यू को हम कहेंगे कि वो वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है। इन दोनों से देखो, ये 6 है और ये 5 है, सिर्फ 1 का डिफरेंस है, और ये 3 है और ये 6 है, इसमें 3 का डिफरेंस है। तो ये वाली वैल्यू ट्रू वैल्यू के ज़्यादा पास है। जो मेज़रमेंट ट्रू वैल्यू के ज़्यादा पास रहेगा, उस मेज़रमेंट को हम क्या कहेंगे कि वो मेज़रमेंट ज़्यादा
एक्यूरेट है, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। ठीक है। अब प्रिसीजन, प्रिसीजन इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो हमने इंस्ट्रूमेंट लिया है उस इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन कितना है। रिजोल्यूशन मतलब वो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स तक मेज़रमेंट कर सकता है। कि किसी इंस्ट्रूमेंट का मेज़रमेंट रिजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर है और कोई इंस्ट्रूमेंट है उसका रिजोल्यूशन किसी का 0.1 सेंटीमीटर है और किसी का रिजोल्यूशन है 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन 0.01 सेंटीमीटर है, मतलब वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक एक्यूरेट मेज़रमेंट कर सकता है, और जिसका रिजोल्यूशन कितना है 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर है, मतलब वो पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट तक ही मेज़रमेंट कर सकता है। मतलब अगर किसी भी चीज़ का मैंने मेज़रमेंट किया कि अगर इस बोर्ड का मेज़रमेंट मैंने उस इंस्ट्रूमेंट से किया जिसका रिजोल्यूशन है 0.1 सेंटीमीटर, कि अगर इस बोर्ड का मैंने मेज़रमेंट, उसकी लेंथ का मेज़रमेंट किसी डिवाइस से किया जिस डिवाइस का रिजोल्यूशन कितना है 0.1 सेंटीमीटर, तो वो क्या करेगा? वो या तो रीडिंग बताएगा 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 के बाद वो डायरेक्ट बताएगा 3.6 सेंटीमीटर। इसके बीच की जितनी भी वैल्यूज़ है, इसके बीच की कोई भी वैल्यू वो बताएगा नहीं। 3.5 का मतलब भी क्या हुआ? 3.50। 3.6 का मतलब भी क्या हुआ? 3.60। तो 3.51, 3.51, 3.52, 3.53, 53, 54, 56, 7, 8, 9, इसके बीच में जितनी भी 50 से लेकर 60 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ है उन सभी वैल्यूज़ को वो मेज़र नहीं कर सकता। वो डायरेक्ट 3.5 बताएगा और उसके बाद डायरेक्ट 3.6, फिर उसके बाद डायरेक्ट 3.7, कि वो सिर्फ पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक ही मेज़रमेंट कर सकता है, उसके बीच का वो मेज़रमेंट नहीं कर सकता। अब जो इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन कितना है 0.01, इसका मतलब वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक मेज़रमेंट कर सकता है, मतलब वो 3.51 भी मेज़र कर सकता है, 3.52 भी मेज़र कर सकता है, 3.53 भी मेज़र कर सकता है। तो जिसका रिजोल्यूशन जितना अच्छा, वो पॉइंट के बाद उतनी ज़्यादा डिजिट्स तक मेज़रमेंट कर सकता है। इतना क्लियर है? तो अब हमने सेकंड वाली जो रीडिंग ली है, सेकंड वाली रीडिंग जो ली है वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट से ली है जिसका रिजोल्यूशन कितना है 0.01 सेंटीमीटर। तो उसने जो आंसर दिया, जो हमें मेज़रमेंट दिया, वो कितना दिया? 3.38 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे कि ये जो मेज़रमेंट है ये ज़्यादा प्रिसाइज़ है, इसका प्रिसीजन ज़्यादा है। प्रिसीजन ज़्यादा है मतलब पॉइंट के बाद इसने 2 डिजिट्स तक हमें वैल्यू दी, इसने पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट्स तक वैल्यू दी, तो हमने कहा कि इसका प्रिसीजन ज़्यादा है बट इसकी एक्यूरेसी कम है, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू से थोड़ा सा दूर है। तो देखो अब इन दोनों की अगर हम कंपैरिजन करें तो फर्स्ट जो वैल्यू हमने मेज़र की ये ट्रू वैल्यू के ज़्यादा पास है, बट ये पॉइंट के बाद सिर्फ 1 ही डिजिट तक हमें आंसर दे रहा है, तो इसकी एक्यूरेसी तो ज़्यादा है बट इसका प्रिसीजन कम है। ट्रू वैल्यू के ज़्यादा पास मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा, लेकिन पॉइंट के बाद सिर्फ 1 ही डिजिट तक हमें आंसर दिया मतलब इसका प्रिसीजन कम। इसकी बात की ट्रू वैल्यू से ज़्यादा दूर है, ट्रू वैल्यू से दूर है मतलब इसकी एक्यूरेसी कम है, बट पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट्स तक आंसर दे रहा है मतलब इसका प्रिसीजन ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज़ है। तो एक्यूरेसी क्या है कि ट्रू वैल्यू के कितना ज़्यादा पास है वो हमारी एक्यूरेसी, और प्रिसीजन का मतलब क्या है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट किस लिमिट तक, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स तक हमें आंसर दे सकता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे एरर्स की, कि एरर्स कितने टाइप्स की होती है। तो एरर्स मेनली 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट है सिस्टमेटिक एरर और सेकंड है रैंडम एरर्स। अब सिस्टमेटिक एरर्स क्या होता है? तो जो सिस्टमेटिक एरर है, सिस्टमेटिक एरर सिर्फ किसी एक डायरेक्शन में रहेगी, या तो पॉजिटिव आएगी या तो नेगेटिव आएगी, और वो बहुत सारे डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकती है। उसमें जो फर्स्ट हमारा सिस्टमेटिक एरर्स में जो फर्स्ट टाइप है वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर से मतलब क्या है कि हमने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया
अब उस इंस्ट्रूमेंट के फॉर्मेशन में ही, उसकी बनावट में ही कोई मिस्टेक है, तो अगर उसकी बनावट में ही कोई मिस्टेक है तो हम कितनी भी बार एक्सपेरिमेंट करें हमेशा हमारा आंसर कैसा आएगा, गलत आएगा। जैसे कि अगर हमारे पास एक बॉइलिंग वाटर है, एक सपोज़ करो हमारे पास टब है, उस टब में वाटर बॉईल हो रहा है। अब बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कुछ भी कर लो, कितना भी उसको हीट प्रोवाइड करो, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ये इसको और डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में आप लोग पढ़ेंगे। तो जो बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना होता है? बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमने एक थर्मामीटर लिया, उस थर्मामीटर से उस बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेज़र किया, या कोई भी टेम्परेचर मेज़र करने वाली डिवाइस ली, उससे बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेज़र किया, तो टेम्परेचर उसने बताया कितना? 104 डिग्री सेल्सियस। तो हमें तो पता है कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। और वो कितना टेम्परेचर बता रहा है? 104 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बता रहा है। वो इसलिए बता रहा है क्योंकि उसके फॉर्मेशन में, उसकी बनावट में ही, जब उसको बनाया गया था उस टाइम ही उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है, इसलिए वो हमेशा गलत ही रीडिंग बताएगा। तो ये जो मिस्टेक हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है? इंस्ट्रूमेंटल एरर, के उस इंस्ट्रूमेंट की बनावट में ही कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड हमारा क्या है? इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और प्रोसीजर। कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट करते टाइम हमें यही नहीं पता है कि उस एक्सपेरिमेंट को करने की जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है वो क्या है, सही तरीका क्या है एक्सपेरिमेंट करने का। अगर एक्सपेरिमेंट करने का सही तरीका ही नहीं पता है तो कितनी भी बार एक्सपेरिमेंट कर लो, हमें राइट आंसर मिलेगा क्या? हमें राइट आंसर नहीं मिलेगा और हर बार एरर आएगी। जैसे कि अगर हमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करना है, तो टेम्परेचर मेज़र करने के लिए आजकल तो अभी जब से कोविड-19 आया है तो वो थर्मल स्क्रीनर आ गए हैं कि दूर से ही टेम्परेचर मेज़र कर देते हैं। कोविड-19 से आज से 2 साल पहले तक जो थर्मामीटर होता था वो हमारे आम पीठ के अंदर थर्मामीटर लगाकर टेम्परेचर मेज़र किया जाता था। तो आम पीठ के नीचे जो थर्मामीटर लगाकर टेम्परेचर मेज़र किया जाता है उससे हमेशा हमारा टेम्परेचर कम ही आएगा। जितना भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर रहता है उससे वो आम पीठ के नीचे थर्मामीटर को लगाकर जब हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो कुछ ना कुछ कम ही आता है। कि सपोज़ करो अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो वो आम पीठ के नीचे लगाकर हमने मेज़र किया तो 36 ही बताएगा या 36.5 ही बताएगा, थोड़ा सा कम ही बताता है। तो अगर हमारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स ही गलत है, हमारी प्रोसीजर ही गलत है एक्सपेरिमेंट करने की, तो हम कितनी भी बार मेज़रमेंट करें उसमें कुछ ना कुछ एरर आएंगे ही। फिर उसके बाद थर्ड जो है, थर्ड क्या है? पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है उसकी आदत ही है कि वो हमेशा जो रीडिंग्स लेता है वो गलत तरीके से लेता है, गलत तरीके से लेता है, उसकी ये आदत है कि उसको प्रिकॉशंस ही नहीं पता है कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें प्रिकॉशंस पढ़ते हैं कि हाँ ये प्रिकॉशंस करनी चाहिए तब हमारा एक्सपेरिमेंट सही होगा, तो उसे प्रिकॉशंस ही नहीं पता है, तो वो उसकी आदत है कि वो हमेशा गलत ही तरीके से रीडिंग लेता है। इसका एक एग्जांपल है कि हमारे घर में सपोज़ करो वॉच है, ठीक है, हमारे घर में वॉच है और उस वॉच में अभी बज रहे हैं कितने? 4, ठीक है, ये 12 है, 1 2 3 4, उस वॉच में बज रहे 4। तो 4 हमें सिर्फ तभी दिखेगा जब हम बिल्कुल सामने से देखेंगे, बिल्कुल सामने से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि हाँ करेक्ट कितने बज रहे? 4 बज रहे। अब किसी की आदत है कि वो हमेशा राइट हैंड साइड से ही देखता है। किसी व्यक्ति की सपोज करो मेरी आदत है कि मैं बिल्कुल देखना तो कहाँ से चाहिए? सामने से, लेकिन मैं हमेशा कहाँ से देखता हूँ? राइट से। तो अगर मैं राइट से देखूँगा तो क्या होगा कि ये जो कांटा है, ये कांटा बिल्कुल 12 पर ना दिखते हुए मुझे थोड़ा सा इधर दिखाई देगा, थोड़ा सा 2 मिनट या 1 मिनट पीछे दिखाई देगा। तो मैं हमेशा अगर यहाँ से देखूँगा तो मुझे टाइम हमेशा 1-2 मिनट का गलत ही दिखाई देगा, कम ही दिखाई देगा। तो ये हमारी क्या आ गई? एरर आ गई। किसकी वजह से आई? पर्सनल एरर की। उस व्यक्ति को ये पर्सनल बाइस एरर है कि वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही या वो हमेशा राइट हैंड साइड से ही देखता है, तो हमेशा उसको गलत ही दिखाई देगा और उसमें हमेशा एरर आएगी। अब उसके बाद ये तो हमारी हो गई सिस्टमेटिक एरर और ये 3 टाइप्स हो गए सिस्टमेटिक एरर के। अब जो सेकंड एरर है, सेकंड एरर है रैंडम एरर। रैंडम एरर
रैंडमली आ जाती है, इसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता। कि जैसे कि सपोज़ करो हम अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपेरिमेंट में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और अचानक से वोल्टेज इंक्रीज़ हो गया। अचानक से वोल्टेज इंक्रीज़ हुआ तो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है उसकी रीडिंग्स अचानक से थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो गई। तो ये हमें पता था क्या कि अचानक से वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाएगा? नहीं, तो वोल्टेज में अचानक से फ्लक्चुएशन हुआ तो हमारी रीडिंग्स में भी फ्लक्चुएशन आ गया। फिर उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं और हमारे जिस टेबल पर हम एक्सपेरिमेंट ले रहे थे, हमारे किसी दोस्त ने उस टेबल को थोड़ा सा वाइब्रेट कर दिया तो हमारी रीडिंग्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ आ गई। या हम एक्सपेरिमेंट ले रहे थे, पीछे से किसी हमारे दोस्त ने हमें निकाला हमारे पास से और हमें धक्का लग गया तो हमारे एक्सपेरिमेंट में हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। तो ये जो सब है ये क्या रैंडमली है कि पता नहीं था कि ये एरर आ जाएगी, लेकिन रैंडमली ये एरर आ गई। अब जैसे कि हमने सिस्टमेटिक एरर में ये जो बात की थी इंस्ट्रूमेंटल एरर में कि हमेशा वो बताता है 4 डिग्री सेल्सियस, 104 डिग्री सेल्सियस, बट होना कितना था 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो सिस्टमेटिक एरर है कि हमें दिख रहा है कि हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ही बता रहा है, कि बताना तो 100 लेकिन बता कितना रहा है 104। तो इस एरर को हमें रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, हमारी जो भी ऑब्जर्वेशन आएगी उसमें से 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस टाइप से हम सिस्टमेटिक एरर को रिमूव कर सकते हैं कि हमें पता है कि वो इंस्ट्रूमेंट हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ही बताता है तो जो भी आंसर आएगा उसमें से हम 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस इंस्ट्रूमेंटल एरर में एक और एग्जाम्पल होता है कि एक डिवाइस होती है हमारे, एक मेजरिंग यूनिट होती है जिसको बोलते हैं हम वर्नियर कैलिपर्स। इसका एक्सपेरिमेंट आप और 11th क्लास में करेंगे। उसमें 2 स्केल्स होती है, एक स्केल होती है वर्नियर स्केल और एक स्केल होती है उसके अंदर मेन स्केल। तो वर्नियर स्केल के अंदर भी एक 0 होता है और मेन स्केल के अंदर भी एक 0 बना होता है। तो हमेशा वो दोनों 0 बिल्कुल एक दूसरे के सीध में होने चाहिए। ये दोनों 0 कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के सीध में बिल्कुल कोइंसाइड करने चाहिए। बट कभी कभी कुछ इंस्ट्रूमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में कुछ डिफेक्ट होने की वजह से वो कोइंसाइड नहीं करते, कुछ आगे पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी एरर आ जाती है। कौन सी एरर? इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब वापस रैंडम एरर पर हम आते हैं। रैंडम एरर में मैंने क्या कहा था कि रैंडमली जो एरर्स आ जाती है जिसकी वजह से हमारे रीडिंग्स में कुछ मिस्टेक आ जाती है, उन एरर्स को हम क्या कहते हैं? रैंडम एरर। अब उसके बाद है हमारी नेक्स्ट एरर लिस्ट काउंट एरर्स। तो ये जो लिस्ट काउंट एरर है ये इसको जनरली रैंडम एरर के टाइप्स में ही या रैंडम एरर में ही इंक्लूड किया जाता है, बट ये सिस्टमेटिक एरर्स में भी लिस्ट काउंट एरर आ सकती है। तो सबसे पहले तो लिस्ट काउंट क्या होता है? तो लिस्ट काउंट का मतलब ये है कि कोई इंस्ट्रूमेंट लिस्ट कितना काउंट कर सकता है, कि छोटा से छोटा कितना काउंट कर सकता है। तो उसी को हमने क्या कहा, लिस्ट काउंट। कि कोई इंस्ट्रूमेंट है उसका लिस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, मतलब वो 0.1 सेंटीमीटर से छोटी वैल्यू मेज़र नहीं कर सकता। और किसी इंस्ट्रूमेंट है उसका लिस्ट काउंट है 0.0001 सेंटीमीटर, मतलब वो इतना 0.001 सेंटीमीटर तक लिस्ट काउंट कर सकता है। जैसे हमारा वर्नियर कैलिपर्स होता है उसका लिस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर, कि वो 0.1 सेंटीमीटर से छोटा मेज़रमेंट नहीं करता। और एक दूसरी इंस्ट्रूमेंट होता है जिस स्फेरोमीटर, वो भी आप जब फिज़िक्स के लैब में प्रैक्टिकल्स वगैरह एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो जो स्फेरोमीटर होता है उसका लिस्ट काउंट होता है 0.0001 सेंटीमीटर। तो स्फेरोमीटर पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक मेज़रमेंट कर रहा है और ये सिर्फ 1 डिजिट तक ही मेज़रमेंट कर रहा है। तो लिस्ट काउंट की वजह से भी एरर आती है। तो लिस्ट काउंट मतलब मिनिमम कितनी छोटी डिजिट्स तक मेज़रमेंट कर सकता है, कितनी छोटी वैल्यू तक मेज़रमेंट कर सकता है, या उस डिवाइस का रिजोल्यूशन कितना है। तो लिस्ट काउंट की वजह से जो एरर आएगी उसको हमने कहा है लिस्ट काउंट एरर। अब इसमें क्या है कि कोई वही फिर बात है कि किसी की लेंथ 3.658 सेंटीमीटर और किसी का लिस्ट काउंट 0.1 है, तो वो सिर्फ 3.6 तक ही मेज़र कर पाएगा, 5.8 तो मेज़र कर ही नहीं पाएगा। तो ये लिस्ट काउंट की वजह से एरर आ गई। अब जैसे कि हमारे मीटर स्केल होते हैं, मीटर स्केल पर जो डिवीजन्स बनने होते हैं उसमें जो सबसे छोटा डिवीज़न होता है वो सबसे छोटा डिवीज़न होता है 1 मिलीमीटर का। तो मीटर स्केल 1 मिलीमीटर से छोटी जो रीडिंग है उसको मेज़र कर ही नहीं सकता। तो लिस्ट काउंट एरर को अगर हमें रिमूव करना है तो लिस्ट काउंट एरर को हमें रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा प्रिसाइज, ज़्यादा रिजोल्यूशन वाली
इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करेंगे। तो अब हमने कहा कि कभी भी 100% ट्रू एक्यूरेट वैल्यू हम मेज़र कर ही नहीं सकते, इतने सारे टाइप्स की एरर आती है। तो फिर हम इन एरर्स को रिमूव करने के लिए क्या करें? तो इसलिए आपने अगर 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो ये अभी भी 11th क्लास 12th क्लास में आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सिर्फ एक बार वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हम कम से कम उसे 4-5 बार रिपीट करते हैं। हर बार एक आंसर आता है कि एक बार हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमारे पास आंसर आया 3.68 सेंटीमीटर। दूसरी बार किसी चीज़ को लेंथ मेज़र की तो हमारे पास आंसर आ गया 3.67 सेंटीमीटर। फिर मेज़र किया तो 3.65 सेंटीमीटर। फिर मेज़र किया तो 3.68 सेंटीमीटर। फिर और मेज़र किया तो 3.69 सेंटीमीटर। ये हमने 5 बार मेज़रमेंट किया और 5 बार में हमारी ये वैल्यूज़ आई। तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ का मीन, अरिथमेटिक मीन निकालेंगे कि इन सभी को कितनी बार मेज़रमेंट किया, 1 2 3 4 5। तो इन 5 वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे और उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो अरिथमेटिक मीन रहेगा वो अरिथमेटिक मीन ट्रू वैल्यू के बहुत ही पास रहेगा। इट विल बी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, और उस अरिथमेटिक मीन को ही हम उस इंस्ट्रूमेंट की या जिस भी चीज़ का हम लेंथ मेज़र कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी ट्रू वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। क्योंकि 100% ट्रू वैल्यू तो हम मेज़र कर ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट को 4-5 बार रिपीट करेंगे और वो जो भी 4-5 वैल्यू आएगी उसका अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे और उस अरिथमेटिक मीन को ही हम क्या कंसीडर कर लेंगे कि यही उसकी ट्रू वैल्यू है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।